अच्छा जी। वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि दो कार आपस में मर्ज करके बना दी। मारुति की गाड़ी में कभी प्रेफर नहीं करता था, लेकिन जब मैंने चलाई, मेरा वो 8 साल की जो मेरी मेंटेलिटी बनी हुई थी कि मारुति की गाड़ी है बेकार है सब चीजें, वो एकदम चेंज हो गई। इवन मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, मैं अपने बच्चे को ले गया था तो उसे प्यास लग रही थी, मैंने कोई को कि वहाँ पानी भी नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला फिर कि एक्सक्यूज मी, यहाँ वाटर मिल सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मंगवाते हैं, लेकिन वहाँ में आधे घंटे तक कुछ नहीं आया। हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। जब कंपनियां अपनी गाड़ी को लॉन्च करती हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं वो लॉन्च होने के साथ ही फ्लॉप हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जब वो लॉन्च होती हैं कुछ सालों तक तो बहुत धमाल वो करती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों का मन है उनसे ऊब जाता है और वो गाड़ियाँ मार्केट से गायब हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं वो जब से लॉन्च होती हैं तब से लगातार लोगों की वो पसंद बनी रहती हैं। आज हमारे पास एक ऐसी ही गाड़ी है जो 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक वो हमेशा टॉप 10 में, क्या कई बार टॉप 5 में भी बनी रही है। इसलिए उस गाड़ी के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो गाड़ी हमारे पास है वो है मारुति की ब्रेजा, और ख़ास बात है कि ये CNG वर्जन है उसका। दोस्तों अगर हम ब्रेजा की बात करें, जो पेट्रोल और CNG दोनों में उपलब्ध है। 1462 सीसी का इसका 4 सिलेंडर का इंजन है। मैनुअल के साथ साथ आपको टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाती है। 19 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर की इसकी जो माइलेज है वो क्लेम की जाती है। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो वो 8,34,000 से लेकर 14,14,000 तक जाती है। अगर इसकी डिमेंशंस की बात करें तो ये 3995 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि सब 4 मीटर में ये आती है। 1790 मिलीमीटर की इसकी चौड़ाई है। 1685 मिलीमीटर की इसकी जो हाइट है, और जो व्हील बेस है वो 2500 मिलीमीटर का है। दोस्तों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 198 मिलीमीटर की है, जिस वजह से ये गाड़ी एक तरह से SUV कैटेगरी में आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दे, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों इस गाड़ी के जो प्राउड ओनर हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम इस गाड़ी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, ये भी समझेंगे कि इनका जो प्रोसेस रहा है गाड़ी खरीदने का, पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, और इनकी फीडबैक क्या है गाड़ी के बारे में। तो अंकुर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने एक नई गाड़ी ली है। तो क्या जी आपकी पहली गाड़ी है? नहीं, ये मेरी सेकंड गाड़ी है। सेकंड गाड़ी है जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं आप करते क्या है, और आप गाड़ी की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ, मेरी जॉब नोएडा में है। तो बेसिकली इससे पहले मुझ पे जो गाड़ी थी वो टाटा नैनो थी। तो टाटा नैनो बहुत बढ़िया कार है, मुझे उसमें कोई शिकायत फील नहीं हुई। मैंने उसे 8 ईयर्स मैंने उसे यूज करी। क्या बात। और इवन मैं उसे लॉन्ग रूट पे भी काफ़ी बार ले जाता था। लेकिन हाँ, मतलब अगर मैं बताऊं कि वो एक लाइक सिटी कार बहुत अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रूट पे ले जाने के लिए थोड़ा उसे रिस्क है। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी कभी रुकी, हाँ, लेकिन मतलब सेफ्टी वाइज थोड़ा उसमें रिस्क है, लेकिन भगवान का हमेशा हाथ रहा तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो मुझे लॉन्ग रूट के लिए मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी जो मैं विद इन सिटी भी चला सकूं, ठीक है, मैं उसे लॉन्ग रूट पे भी ले जा सकूं फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ। और मैं उसे जो मुझे माइलेज भी अच्छा दे, ठीक है, कंफर्टेबल भी हो, लुक वाइज भी अच्छी हो, बल्कि भी लगे, और जिससे एक स्टैंडर्ड एक फील हो। इस कार में मुझे सब चीज़ें वो फील हुई। ये एक लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छी कार है, विद इन सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसमें ट्रैफिक में भी आराम से निकलती है, जिस तरह से कंफर्टेबल है। CNG कार है, माइलेज बहुत अच्छी है, कंपनी इसे क्लेम करती है 25 का, लेकिन विद इन सिटी जो मैंने इसे फील करा 22 to 23 दे देती है CNG पर। और फैमिली कार है, कंफर्टेबल है, मतलब 5 तो बहुत आराम से आ जाते हैं। और पीछे जो इसके बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी थोड़ा इतना स्पेस दिया गया है कि आप सिंगल फैमिली अगर जा रहे हो तो सिंगल फैमिली के हिसाब से आप यहाँ सामान ले जा सकते हो। जैसे मैं अंकुर जी बता रहा था, दोस्तों अगर आपके पास भी CNG गाड़ी है, अगर आपको स्पेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक सोल्यूशन जो मैंने किया था, जब मेरे पास पहले सेंट्रो कार थी, उसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने कस्टमाइज बैग अपने खुद के बनवाए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके जो स्टैंडर्ड सूटकेस रहते हैं वो आपकी गाड़ी में प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाते, उसके लेफ्ट में राइट में कुछ ना कुछ स्पेस बनी रहती है। बिल्कुल, इसलिए आप कस्टमाइज आपके जो सूटकेस हैं, जहाँ फिर आपके बैग वगैरह बनवा सकते हैं। इसमें गाड़ी के नीचे काफी जगह है सिलेंडर के, तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए आप उससे जो स्पेस है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वो जो आइडिया है वो बनाने वाला एकदम वो बहुत अच्छा आइडिया है।
मैं भी उसे मतलब जल्दी ही लूंगा। अंकुर जी, अब ये बताइए कि आपने इस गाड़ी को क्यों लिया, ये तो समझ में आता है, इसका जो ये वाला मॉडल है स्पेसिफिकली LXi, क्योंकि CNG में दूसरे मॉडल भी अवेलेबल हैं, यही क्यों लिया? मैं आपको पहले ही बताऊं, LSI मॉडल सबसे ज़्यादा वेटिंग वाला मॉडल है ब्रेजा का। उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों। जैसे इससे ऊपर आता है VXi मॉडल। VXi मॉडल में आपको हार्डली 2 और 3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। फिर आता है ZSI, ठीक है। VXi है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अगर 10,80,000 रुपये का, VSI है 12,60,000 रुपये का, सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। और जो इसका ZSI है वो है करीबन 14.5 लाख से 15 लाख रुपये का। लेकिन LSI मॉडल क्यों वेटिंग में, वो इसलिए कि LSI मॉडल 10,80,000 रुपये का इसका ऑन रोड प्राइस है, लेकिन आप इसमें सिर्फ अगर 1 लाख रुपए मैक्सिमम, वो भी 1 लाख रुपए उसमें एक्स्ट्रा लगा दोगे तो ये आपका इक्वल टू टॉप मॉडल बन जाएगा। दोस्तों, ये मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि गाड़ी में बेसिक फीचर सारे आ जाते हैं। जो सेफ्टी फीचर है बेसिक आपको मिल जाता है, 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, साथ में ABS मिल जाता है, वो सारे जो बेसिक फीचर हैं गाड़ी में मिल जाते हैं। बाकी जो लग्जरी फीचर होते हैं वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। इवन जैसे नॉर्मली बेसिक कार में रियर AC वेंट नहीं आता, पर इसमें बेसिक से ही रियर AC वेंट भी है। वो अलॉय और जो म्यूजिक सिस्टम है आपने वो बाद में एक्सेसरीज में लिया है। बेसिकली ये मुझे कोई विदाउट वेटिंग चाहिए थी, वेटिंग का मुझ पे इतना टाइम था नहीं, तो मुझे मारुति के शोरूम से ही एक प्रिपेयर गाड़ी मिल गई थी, लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि विद एसेसरीज लेनी है। तो एक्सेसरीज में आपने अलॉय और इसके सीट कवर्स और जो म्यूजिक सिस्टम है, इसमें जो सीट कवर और जो आर्म रेस्ट है वो मैंने बाद में लगवाया है। अच्छा जी। लेकिन म्यूजिक सिस्टम, एलॉय व्हील, ये मुझे और प्लस स्पीकर्स वगैरह ये मुझे शोरूम से ही लगे हुए। तो उनके एक्स्ट्रा कितने चार्ज किया उन्होंने? मुझे टोटल, अगर मैं टोटल एसेसरीज ही बता दूं, मतलब मैंने बाद में सीट कवर भी लगवाए इसमें ऑटोफॉर्म वाले, और साथ में आर्म रेस्ट में, टोटल मुझे अभी तक 11,60,000 रुपए की पड़ गई होगी। तो दोस्तों, और बहुत सारी बातें करें गाड़ी में, गाड़ी को चलाकर भी देखें, बाकी सारी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर। तो जो फॉग लैंप है ये तो इस मॉडल में नहीं आते, तो आपने बाद में लगवाए हैं? जी, ये मैंने बाद में लगवाए हैं, ये मैंने शोरूम से ही लगवाए हैं मारुति से। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि फॉग लैंप्स हैं ये इस समय की जरूरत भी है, और जेन्युइन वाले लगवाओ वही सही है। बाहर आफ्टर मार्केट फॉग लैंप है वो कई बार सही से नहीं चलते हैं। चलो, अलॉय व्हील भी आपने कंपनी से ही लगवाए हैं? ये भी कंपनी से, इसमें सब कुछ सामान है, वैसे सीट कवर छोड़ के सब कंपनी से लगा हुआ है। दोस्तों, अभी आपको हम इसकी बूट स्पेस दिखाते हैं, क्योंकि CNG गाड़ी के साथ हमेशा जो बूट स्पेस का है वो मसला होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सिलेंडर को काफ़ी ऊंचा करके लगाया गया है, इस वजह से नीचे काफ़ी स्पेस बन जाती है। यहाँ पर भी कुछ सामान रखा जा सकता है, और यहाँ पर भी मीडियम साइज का सूटकेस है वो आराम से आ सकता है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप स्पेयर व्हील निकाल कर भी स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको CNG होने के बावजूद भी यहाँ पर एक डिसेंट स्पेस मिल जाती है। तो ये वाला जो आपने अलग से लगवाया है, ये बेसिकली मैंने जैसे कि बताया, मुझे गाड़ी प्रिपेयर मिली थी शोरूम से, तो उसमें वो टेक्सचर भी पूरा लगा हुआ था, साथ में सिस्टम लगा हुआ था, एलॉय व्हील लगे हुए थे, ठीक है। तो ये मुझे सब शोरूम से ही मिले थे। ये बेसिकली टॉप मॉडल में आते हैं, पर और अगर आप LSI लोगे तो ये जो ऊपर का जो ब्लैक पोर्शन है ये सेम यही यहाँ पर होता है, मोनोटोन मिलता है आपको। लेकिन ये एक्स्ट्रा इसकी आई थिंक अगर आप भी अगर कॉस्ट लगवाते हैं कोई LSI में, तो इससे 6,000 के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है, जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिल जाता है। तो अंकुर, जैसे आप बता रहे थे, तो आपकी ये पहली कार नहीं है? इससे पहले मैं टाटा नैनो, अच्छा जी, मुझ पर ही, और 2016 मॉडल थी वो। तो अभी भी आपके पास है? वो अभी भी है मेरे पास। वो मैंने, क्योंकि गाड़ी में कोई इशू नहीं है अभी तक, हाँ। और जैसे मुझे 8 इयर्स अराउंड हो गए, तो आज तक उसका ना कभी इंजन पे कुछ काम हुआ है। अच्छा जी, है ना। और तो वो मैंने बेसिकली अपनी वाइफ के लिए रखी हुई है, और कभी भी जैसे लोकल मार्केट जाना हो जहाँ ट्रैफिक होता है तो मैं उसे ही प्रेफर करता हूँ। तो आप एक मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड है टाटा के नैनो से? खास तौर पे नैनो बहुत अच्छी कार है, नो डाउट। अच्छा जी, बंद हो गई ठीक है, अलग उसे एक नेगेटिव बनाया गया, लेकिन पब्लिसिटी हो गई। बिल्कुल, लेकिन नैनो बहुत अच्छी कार है, नो डाउट। तो आपने इस गाड़ी को लेने से पहले और कौन सी गाड़ी को कंसिडर किया? मैंने सबसे पहले देखी थी Hyundai Ester। अच्छा जी। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी
कार मतलब बेकार नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि मेरी कार सबसे ज्यादा बिके। तो हर कंपनी अपनी कार को सबसे अच्छे हिसाब से बनाती है। बेस होता है कि हमें क्या पसंद है, ठीक है, हमारी क्या प्रेफरेंस है। तो जब मैं Hyundai Extra, जो मेरा मतलब जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था Hyundai Extra का, मुझे एक तो लुक समझ में नहीं आया। अच्छा जी। वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि दो कार आपस में मर्ज करके बना दी, जैसे वो आगे से पीछे तक उसका लुक एक अलग था, पीछे का लुक बिल्कुल अलग कर दिया, अलग कार का। तो थोड़ा अलग ही उसका मुझे लुक लगा, तो वो मुझे समझ नहीं आई। और फिर मैंने देखी टाटा पंच इवन मैंने बुक भी करवा ली थी, ठीक है। और मैंने टाटा पंच और फिर मैंने टिगोर भी देखी। टिगोर मैंने इसलिए देखी, पंच में मुझे तो वाइब्रेशन बहुत फील हुआ, वो 3 सिलेंडर है उसका, 3 सिलेंडर इंजन का तो फर्क है, तो वाइब्रेशन भी था, नॉइज भी था। और दूसरे से मैं आपको मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जैसे मैंने नैनो चलाई थी, नैनो भी ऊंची कार है, ठीक है, और पंच भी ऊंची थी। तो मुझे मतलब एक जो, क्योंकि मैं 8 साल से नैनो चला, तो मुझे एक डिफरेंट फीलिंग ज्यादा आई नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने फिर टिगोर पे शिफ्ट हुआ मैं, कि टिगोर में वाइब्रेशन पंच के कंपैरिजन में कम था, लेकिन नॉइज सेम ही था। ठीक है जी। मैं बुक करा चुका था, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास थी ब्रेजा, ठीक है जी। वो ऑफिस में लाया और मैंने जस्ट एक ट्रायल के लिए मैंने उसका, क्योंकि पहले मैं मारुति की गाड़ी कम प्रेफर करता था, ठीक है, क्योंकि टाटा का बिल्ड क्वालिटी, टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी बताते हैं सब चीजें, तो मैं मारुति की गाड़ी में कभी प्रेफर नहीं करता था। लेकिन जब मैंने ब्रेजा चलाई, मेरा वो 8 साल की जो मेरी मेंटेलिटी बनी हुई थी कि मारुति की गाड़ियां बेकार है सब चीजें, वो एकदम चेंज हो गई। अच्छा जी। जो इंजन क्वालिटी मतलब बिल्ड क्वालिटी का ऑब्वियसली मैं बोलूंगा टाटा बेटर है, वे भी 4 स्टार है एनकैप रेटिंग में, ग्लोबल एनकैप रेटिंग में। तो पंच का जैसे आपने सही बताया कि जो 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर की जो वाइब्रेशन का आपको डिफरेंस महसूस होता है। जैसे भी मैं चला रहा हूँ तो एक जैसे मैं ज्यादातर डीजल गाड़ी चलाता हूँ, उससे तो बहुत बार खड़ी गाड़ी का तो पता नहीं चलता। और खासतौर पर सीएनजी में दोस्तों मैं आपको चीज बताऊं, पिकअप का आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस कह लीजिए नहीं पता चलेगा, बहुत बढ़िया चल रही है। यही फर्क होता है कंपनी फिटेड सीएनजी का और जो आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं। बाहर से सीएनजी लगवाने के बाद भी आजकल किट्स बहुत अच्छी आ गई हैं, लेकिन कंपनी फिटेड जो सीएनजी है उसका मुकाबला वो नहीं कर पाती। तो मेरी जो मेंटेलिटी थी ना ब्रेजा चला के बिल्कुल चेंज हो गई। मैं अब तक मुझे ये चाहिए। तो अभी हम सर्कल पे घुमा रहे हैं तो बॉडी रोल भी मेंटेन है, थोड़ा सा ऊंचा होने की वजह से आपको मिलेगा, ऐसा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह स्कॉर्पियो में या मैं टीजीबी में महसूस करता हूँ उस लेवल का आपको बॉडी रोल नहीं मिलेगा। नेक्सॉन में बॉडी रोल इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर मैं कंपेरिजन करना चाहूँ तो काफी स्टेबल गाड़ी उस हिसाब से है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील है तो बहुत ही ज्यादा लाइट है। जो हाइड्रोलिक होते हैं वो थोड़े से हार्ड महसूस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है वो एक स्पीड के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप अगर धीमे चला रहे हैं, सिटी के अंदर आपको गाड़ी को चलाना है, दाएं बाएं ज्यादा घुमाना है, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। जैसे जब मैंने पंच ले रहा था तो मुझे तो कहीं ना कहीं एक लुक में मुझे वो लैक लग रहा था, लेकिन मैं ले रहा था बिल्ड क्वालिटी की वजह से, तो मुझे लगा यार छोटी लग रही है थोड़ी, नहीं चलो कोई नहीं ले रहा था मैं। लेकिन जब मैंने ये चलाई, जब मुझे मतलब थोड़े से पैसे ज्यादा देने पर जब मुझे ये मिली थी, तो फिर मैंने यही प्रेफर करी। तो आज जो बात कही जाती है टाटा के, जब आप गाड़ी लेने जाते हैं उस समय का एक्सपीरियंस आप गए हैं उनके शोरूम पर, लग रहा है कि कई बार गए हैं, तो कैसा रहा? देखो मेरे डिसीजन चेंज होने में उनकी सर्विस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा जी। उनकी मतलब मैं अपना नहीं, आप किसी के भी बल्कि किसी भी शोरूम में जाना हो, कोई भी अगर जाएगा, टाटा की जो सर्विस पोर्शन है, जो मैंने इवन उन्हें ट्वीट करा हुआ है पर्सनली, जो उनका सर्विस पोर्शन है बहुत वर्ष है। मैं 3 से 4 बार गया। अच्छा जी। पंच के लिए और टिगोर के लिए। मैंने हर बार बोला, सैटरडे संडे जाता था, मेरी छुट्टी होती थी उस टाइम, मैंने हर बार बोला मुझे टेस्ट। पहले तो जब आप जाओगे शोरूम में तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा। आप पूछोगे कि मुझे एक गाड़ी देखनी है, मुझे एक गाड़ी देखनी है, मुझे एक गाड़ी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी समय से ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं। शायद टाटा को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले से कई जगह पे फीडबैक भी आती है कि अच्छा हो गया है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी तो आदमी ने 2, 3, 4 ऑप्शन सिलेक्ट करी होती हैं, लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति है उस समय जिससे आप डील करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप फाइनली गाड़ी कौन सी लेते हैं। इवन मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, मैं अपने बच्चे को ले गया था, तो उसे प्यास लग रही थी, मैंने कोई को कि वहाँ पानी भी नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला फिर कि एक्सक्यूज मी यहाँ वाटर मिल सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मंगवाते हैं, लेकिन हमें आधे घंटे तक कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बोला, 4 बार गया, हर बार बोल देते हैं कि आज टाइम नहीं है, क्लियरली बोल देते हैं टाइम नहीं है।
अच्छा तो आज टाइम नहीं है, आप जो है या तो वर्किंग डे में आना या अगले नेक्स्ट वीक आ जाना। तो शायद गाड़ियां ज्यादा बिकने लगी हैं, तो हाँ। उस हिसाब से ना तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से प्रिपेयर्ड है तो इसको हैंडल कर पाए। बिल्कुल। तो फिर मैं दूसरे शोरूम में गया, वहाँ मुझे टेस्ट ड्राइव मिली। सर्विस वहाँ भी सेम ऐसी थी, भीड़ बहुत थी, बैठने की जगह नहीं, कुछ सर्विस नहीं, लेकिन मुझे वहाँ टेस्ट ड्राइव मिल गई थी। अच्छा जी। तो टेस्ट ड्राइव चली, तो मतलब सर्विस, और मुझ पे से टाटा, मैं बता रहा हूँ कि कस्टमर सर्विस, लेकिन मैं जो है गाड़ी की सर्विस की अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूं तो मैं टाटा की सर्विस कराई थी, तो वहाँ भी सेम ऐसे ही था कि अब मैं जाता था, मैं जॉब कार्ड बनवाने के लिए मैं बंदों को ढूंढता था। अच्छा जी। कि कोई मिल जाए तो जॉब कार्ड बना दे मेरा। तो अंकल जी, इस गाड़ी को लेते समय आपका डीलरशिप का एक्सपीरियंस, आपने एक सर्विस भी करवा ली है, गाड़ी लगभग 2300 किलोमीटर चल चुकी है, तो कैसा रहा? डीलरशिप एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। तो मतलब कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ, ऐसा कोई कंफ्यूजन भी नहीं था डील करते टाइम। तो सारी चीज़ें उन्होंने, टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो इवन मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अगर नई जब गाड़ लेते हैं तो हम उसके मतलब हैबिचुअल नहीं होते, तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे फील होती हैं जो हम बार बार उससे डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली लाइक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है पूरा सभी लोगों के लिए। तो उसमें आप कुछ भी अगर आप करते हो कि मुझे इशू लग रहा है, तो हैंड टू हैंड मतलब विद इन हाफ एन आवर उनका रिप्लाई भी आ जाता है। अच्छा, ये इशू है, इस तरह से रिजॉल्व होगा। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। तो अंकुर जी, इस समय ईवी का जो काफी बोलबाला है मार्केट में, अगर आप 11 लाख खर्च करते हैं तो वहाँ पे ईवी मिलना शुरू हो जाती है। टैगो आपको मिल जाती है, अब पंच भी 12 की रेंज में लॉन्च हो गई है। तो आपके मन में ईवी लेने का विचार नहीं था कि आप दोबारा ये पेट्रोल गाड़ी ले ली? ईवी नो डाउट आगे अगर मैं फ्यूचर बताऊं तो आगे आफ्टर 5 to 6 ईयर फ्यूचर ईवी का है, मतलब। लेकिन अभी जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन जाता तब तक ईवी आउटसाइड सिटी सक्सेसफुल नहीं है। विद इन सिटी अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास घर है, ठीक है, या आपकी सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है तो वो सक्सेस है। लेकिन अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पार्किंग वगैरह है, हाँ, बेसमेंट पार्किंग है आपकी, या फिर जो है आपको काफी दूर जाना है। तो मेरे कुछ जानने वालों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अभी एक टूरिस्ट प्लेस पे गया था, तो वहाँ एक पर्सन ईवी लाया था। वो उसने मतलब क्योंकि उसने चार्ज करने के लिए बैटरी को करीबन 3 से 4 धर्मशालाओं के बाद जा जाके बोला मुझे चार्ज करनी है, आप मुझे सॉकेट दे दो। सबने मना कर दिया उसे। मतलब जो नॉर्मल पावर सॉकेट रहता है उसमें लगाने नहीं दिया, वो लगाने नहीं दिया। सबने बोला नहीं हमारे यहाँ, मतलब शायद उनको पता नहीं था जो भी कारण क्या है। उन्होंने मतलब वो बेचारा 4 से 5 जगह भागता रहा। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम कि उसने किस तरह से चार्ज किया होगा। लेकिन ये इशू बहुत है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा ईवी के लिए तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी उसे। तो दोस्तों, अगर आप ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो देसी सेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ईवी आपके लिए सचमुच में एक फायदे का सौदा हो सकती है, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपको ईवी इस समय नहीं लेनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो रहा है, सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि सोसाइटी में रह रहे हैं, हाई राइज सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं है आपकी पार्किंग में, तो आपको उसका भी जो खर्चा है गाड़ी की कॉस्ट में ही जोड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि उस चार्जिंग पॉइंट का कोई और बेनिफिट नहीं है। और सेकंड चीज में और है, जैसे आपने भी बताया कि हाईवे पे जो बन रहे हैं, मैं भी मतलब मैंने भी हाईवे पे देखे हैं कुछ सॉकेट ईवी स्टेशन लगे हुए। तो जैसे कुछ कंपनीज हैं उन्होंने CSR एक्टिविटीज में ईवी के स्टेशन भी लगाना शुरू करें। बिल्कुल। लेकिन वो लगा तो दिए उन्होंने वन टाइम दिखाने के लिए, लेकिन वो उसमें वो बंद है। एक्चुअल में ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है कि जो गाड़ियाँ गई हैं वो बंद मिले। और सबसे बड़ी बात है कि 1 या 2 चार्जिंग पॉइंट होने से भी काम नहीं चलेगा। अगर मान लो कि लेट्स से सभी ने ईवी लेना शुरू कर दी, तो लेकिन चार्जिंग पॉइंट वो 1-2 बने हुए हैं, तो अगर एक गाड़ी 45 मिनट से 1 घंटा अगर फुल चार्ज होने में ले रही है, तो आप सोचो लाइन कितनी लंबी है। तो अभी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ईवी सक्सेस है। तो अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ। दोस्तों, आपको भी मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए आए हैं, या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें। अंकुर जी, आपका भी और दोस्तों आपका भी यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत जी बिल्कुल। इनके चैनल पे अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी। मुझे भी इनके चैनल ज्वाइन करने के बाद कैमरे के बारे में, काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो हैं जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगी। खासतौर पर गाड़ियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर आप गाड़ी को खरीदना एक बात है
और गाड़ी को समझना वो अलग बात है। राइट। जितना आप अपनी गाड़ी को समझेंगे आप उसका इस्तेमाल उतना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।